चलिए बात करेंगे 52 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन हुआ था। 51 नंबर का आंसर क्या बताएंगे आप लोग? निम्नलिखित में हो से गया कौन था सा क्षेत्र चित्तौड़। 1857 के चित्तौड़। विद्रोह में प्रभावित नहीं चित्तौड़। था? तो चित्तौड़ चित्तौड़। नहीं था। राजपूतानों का सहयोग जो था आपको नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेता तो पता ही है। जी सर। लखनऊ से नेता कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल। हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम उनका हजरत बेटा था बेगम हजरत महल का बेटा का नाम क्या था जिसको राजा घोषित कर दिया ब्रिटिश गया था? कादेर। हाँ। कादिर। बिजरिस कादिर। राइट आंसर। लैपटॉप डाउन हो गया, 1 मिनट। चलिए ठीक है। यहाँ पे चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा में प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था। तीसरा नंबर तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि कोई व्यक्ति दूसरा केशव नंबर चंद्र था सेन नहीं, तो व्यक्ति कौन थे? राजा राम राजा मोहन राम राजा राय। मोहन। राम मोहन बिल्कुल, राय। वो व्यक्ति राजा राम मोहन थे। ठीक है, किस किस अधिनियम के तहत ठीक है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? धारा 5। 17 17 18 17 सॉरी 17। धारा 17। कौन था? धारा 17। ठीक है, ध्यान रखें, इसका एक का दो सही है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना की। यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछेगा बेथुन कॉलेज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1857 में। 1849 में किया गया। कब किया? 1857 में। ठीक है, कब किया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम स्नातक थे। ये कथन बिल्कुल सही, लेकिन अगर पूछे कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक का नाम बताइए, बड़ी चर्चित चेहरा है ये। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चंद्र, नलिनी सिंह गुप्ता नहीं होगा जो कि कांग्रेस में पार्टिसिपेट की थी? क्या नाम था उनका? कादम्बिनी कांगड़ी होगा। सॉरी, कादम्बिनी गांगुली। सॉरी, कादम्बिनी गांगुली। क्या हो जाएगा? उनका नाम क्या था? हाँ, फर्स्ट फीमेल जो थी कादम्बिनी गांगुली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1890। ये प्रथम स्नातक थे ही ना, क्या नाम था? बंकिम चट्टोपाध्याय। 1858। 1858 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था वहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? भारत के रिपन। मुक्तिदाता। बिल्कुल रिपन। ध्यान में रखेंगे। रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था, तो क्या बताएंगे? 1878। ब्रिटिश के टाइम पे। 1878। 1878 में आए थे। इसको निरस्त कब किया गया, क्या बताएंगे? 1881 81 में। में। 82 नहीं, शायद। 82 में। ठीक है, 82 में निरस्त 82। किया गया। आया था 78 में। ठीक है, 82 में निरस्त किया। कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा चीज बदल लिया था। अमृत बाजार पत्रिका ने भाषा बदल लिया था। ठीक है, अमृत बाजार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो सोम प्रकाश अखबार के विरुद्ध लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वजह समर्थन किसने किया था? तो पायनियर ने समर्थन किया था। किसने पायनियर किया था ने। समर्थन? पायनियर ने समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर वर्नाकुलर प्रेस सोम एक्ट क्या प्रकाश। था? सर सोम प्रकाश तो ईश्वर चंद्र बिल्कुल। विद्यासागर का था पानियर। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल पायनियर का नहीं पता किसका था, लेकिन उसने ब्रिटिश का वक्ता था वो। ब्रिटिश के बारे में अच्छा अच्छा चीज लिखता था वो। ठीक है, एक होता है ना माउथ स्पीच होता है। जी सर, ठीक फेवर है, में तो लिखता सरकार था। का माउथ स्पीच था वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो सरकार का फेवर में लिखता था, इसलिए उसने समर्थन किया था। और वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। ठीक है, मतलब देसी भाषा को जो भी था, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, सबको बंद कर दिया गया। तो इसीलिए एबीपी जो था अमृत बाजार पत्रिका, वो चालाक था। उसने किया ठीक है हिंदी भाषा पे ला रहे हैं, अगर हम अंग्रेजी पे अगर लाएंगे तो तुम्हारा कानून तो मेरे पे लागू नहीं करेगा। तो उसने अपना रातों रात, मतलब वो आती थी अमृत बाजार पत्रिका जो थी आपकी, छपती थी बंगाली में। ठीक है, उसने अपने रातों रात अपना एडिटर को बोला और भाषा ही बदल दिया और इंग्लिश में आने लगा। ठीक है, अब ब्रिटिश भी परेशान। अब उसी का कानून अब उसी अखबार पे लागू नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट आता है। ठीक है, तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट क्या होता है ना, आप सरकार के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, अभी भी सेंसरशिप है, तो वो क्या होता था, ब्रिटिश अधिकारी के पास जब जांच करते थे कुछ गलत तो नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको सेंसर करने की अनुमति होती थी। लेकिन ये पूरे तरीके से बंद ही करा दिया गया। ठीक है, अब लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में, ठीक है, उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसपे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। सी वाला सही है। अच्छा, इधर ऑप्शन नहीं दिया, मतलब सी यहीं सी पे सही चुनना है है। बताइए क्या बिल्कुल। होगा? 54 का क्या सही होगा? सी।
सी सही। बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है 54 का, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पे उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। बाकी आधुनिक कोची भारत का स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल ये गलत है। स्वतंत्रता तक तो ये था ही नहीं ब्रिट डच। बात करेंगे आधुनिक कोची पहले एक डच उपनिवेश जिसपे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ठीक है। बात करेंगे आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था, ये गलत है, ठीक है। बाकी सही की बात करेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। सर बेदरा चलिए के युद्ध पढ़िए। के बाद तो डच चले गए थे बेदरा का युद्ध हुआ 1759 कब था? में। 1759 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। ये तो गलत है ना। कौन होगा पुलिस बल स्थापित करने वाला, कौन था? कॉर्नवालिस ना। 1902 में हुआ था ना नहीं, वो। अगर बात करेंगे कर्जन ध्यान होगा क्या? रखिएगा, प्रेसिडेंट वारेन थे। हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल स्थापित। कर्जन ने किया था, एक फ्रेजर कमेटी बनी थी ना 1902 में, मेजर। फ्रेजर आयोग, ठीक है, कर्जन के समय में हुआ था। पुलिस पुलिस व्यवस्था। चौकी बोलेगा ना, पुलिस चौकी बोलेगा ना, दरोगा का पद बनेगा ना, थाना में दरोगा बैठाएगा ना, तो वो करेगा कॉर्नवालिस, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा ठीक है, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से वारेन। नहीं था। ठीक वार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो सही है ना। सही। 73 में था, 74 में स्थापित किया गया था, है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये संघीय न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। अगर इसमें अगर संघीय न्यायालय अगर लगा दोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि संघीय न्यायालय 1935 के एक्ट में थी और 1937 में बनी थी। तो ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ये संघीय न्यायालय बोल रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ, जो कि अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे करंट बिल्कुल। अफेयर्स में। ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट बात करेंगे 2 या 3 की बात करेंगे, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो बना था उसमें मतलब 3 जज थे और एक मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इन पे थे और जज का नाम हाइड था, लेमेस्टर था और चैम्बर था। क्या नाम था? हाइड था, लेमेस्टर था और चैम्बर नाम था जज का, ठीक है। 4 थे। भारतीय बात दंड करें संहिता का न्यू नेम? क्या? दंड संहिता। न्याय वाला भारतीय दंड संहिता 1860 वाला, जिसका नेम चेंज किया है ना? हाँ, जी नेम सर, से चेंज कर न्याय दिया, वाला हो ठीक गया है। ना, इसका भारतीय न्याय संहिता BNS। नागरिक सुरक्षा संहिता। BNS भारतीय न्याय संहिता। हाँ, ठीक है, दंड के हटा के उसको न्याय कर दिया है, ठीक है। आईपीसी का आप चलेंगे 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का, ठीक है, निम्नलिखित में से कालक्रम बताइए। तो इसमें से कुछ का तो नाम आप लोग को पता। बांडीबास कब था? बांडीबास 1760। 1760 सर। 1760। बिल्कुल ठीक है, 1760 बांडीबास है, ठीक है। देखिए, इसको आराम से लगा सकते हैं। बांडीबास क्या बाले करेंगे? ये 1760, ऑप्शन। ठीक है। प्लासी लगा सकते हैं 1757, बक्सर लगा सकते हैं ये हो बी 1764। ऑप्शन सही। 1764 एक युद्ध का नाम बी पॉपुलर ऑप्शन। नहीं है, ठीक है। अंबर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बता सकते हैं अंबर का युद्ध? चलो पंपर। आमेर। आमेर है ना मैंने ये अंबर या आमेर। ये साउथ में होता कर्नाटक है, ठीक है। वाला अनवरुद्दीन, है हाँ क्या? कर्नाटक वाला, बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक वाला था ये, अनवरुद्दीन हाँ। प्लस, ठीक है, अंग्रेज। ये 1749 में होता है। 1749 में अंबर का युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन को पराजित करता है। अनवरुद्दीन और अंग्रेज के बीच में मतलब होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि कब इसका सही क्या होगा, इसमें 20 सही है। सबसे पहले अंबर का युद्ध होगा, फिर प्लासी 57, फिर बांडीवास होगा, फिर बक्सर होगा। आराम से पकड़ा जा रहा था, देखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन, एनीए बेसेंट था। बिल्कुल ठीक है, या एनी अरफान बेसेंट, में ठीक है। था। कौन थे? नहीं नहीं, एनी एनी बेसेंट। बेसेंट था। देखिए, फेबियन आंदोलन का देश की बात करें ना, फेबियन का देश किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। फेबियन आंदोलन की भूमि के ब्रिटिश को कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फेबियन आंदोलन जो था ब्रिटिश से ही चला, ब्रिटिश में, ठीक है, बुद्धिजीवियों के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो ब्रिटिश में ब्रिटिश बुद्धिजीवियों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेबियन समाजवाद, ठीक है। इसी को बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब ये आपको कब था, तो ध्यान में रखिएगा, तो भारत में एनी बेसेंट। चलिए, माइकल मधुसूदन दत्त से क्या बताया था, कुछ था ना मधुसूदन दत्त ने, इसने क्या किसका अंग्रेजी बुक अनुवाद किया ट्रांसलेट था? किए थे ट्रांसलेट नील दर्पण का। नील दर्पण का, ठीक है। दर्पण को। बात करेंगे, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पे एकाधिकार को उत्पादित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 में
अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधे, ठीक है, शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। बताएंगे क्या सही है? दूसरा तो सही है, ब्राउन पहला के का हाथों में चला गया पहला था। गलत पहला है सर। गलत, ठीक पहला है। एक अधिकार 1833 को होगा। उत्साहित किया गया, ये 53 में नहीं 1958 किया में। गया था, 1833 में किया गया था, ठीक है। ठीक है, कब किया गया था? 1833 में किया गया, ठीक है। 1813 में भी किया गया, लेकिन दो चीज को छोड़ दिया गया, चाय और चीन को छोड़ दिया गया। 1833 में पूरी तरीके से समाप्ति कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो था बिल्कुल सही है, क्योंकि 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधे मतलब बात करेंगे, शासन करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, ध्यान में रखना है। ब्राउन के हाथों में चला गया था। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे तो क्या है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बिल्कुल सन्यासी विद्रोह, ठीक है। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ की बात करें तो बंगाली उपन्यास है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। रिपन के शासनकाल में 1882 में बात करेंगे तो इसका मतलब प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। वर्ष 1857 में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था? कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कौन थे? तात्या टोपे। इसका मित्र का नाम क्या था? जमींदार था। क्या नाम था इसके मित्र का नाम? मान सिंह नाम था। क्या नाम था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह था, ठीक है। इनको अपने मित्र के द्वारा धोखा दिया गया, बाद में इनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या? तात्या टोपे का एक और नाम था ना? आत्मारंग पांडुरंग। सॉरी, सॉरी रामतनु पांडे ना सर, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तो संगीतकार का नाम था। वो क्या नाम था संगीतकार का? क्या नाम था बेचारा? तानसेन का। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। इनका भी आत्मा, आत्मा पांडे का। इनका क्या नाम था यार? इनका आत्माराम पांडुरंग। धोंदूपन सर। धोंदूपन, सॉरी धोंदूपन। धोंदूपन, ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग वो उनका गठन किए थे। क्या नाम है उसका? कौन सा समाज का गठन? प्रार्थना समाज वाले आत्मारंग प्रार्थना पांडुरंग। समाज। इनका नाम धोंदूपन था, ठीक है। नहीं, नाना साहब का नाम था। धोंदूपन नाना साहब का था, सच में सर। अरे इन नाना क्या साहब का नहीं, टॉपिक क्या था इसका नाम? कहते हैं, बस तात्या इतना याद टोपे। रखेंगे। इनमें कोई नहीं नहीं, इनका भी नाम है तात्या टोपे का कुछ तो। गूगल कीजिए, भूल जाते हैं आप लोग। याद सबको होगा लेकिन मन में नहीं आ रहा, ठीक है। सिपाही विद्रोह तो पता है ना, कैंगिंग हो जाएगा। क्या सर पांडुरंग राम था। अब पांडुरंग था, आत्मा नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। सीधे पांडुरंग था, ठीक है, आत्मा नहीं जुड़ा। आत्माराम पांडुरंग किसी और का नाम था, दूसरा हाँ, नाम। वो प्रार्थना समाज वाले थे, ठीक है। वो प्रार्थना समाज वाले थे। सीधा पांडुरंग था। हाँ, ये सीधे पांडुरंग नाम थे, ठीक है। एक इसमें जैसा मिल जाएगा। आत्मा मत लगाइएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, आत्माराम। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया? ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएंगे सोम प्रकाश। पांडुरंग था पूरा नाम। हाँ हाँ, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। आप लोग आत्मारंग बताते हैं, रामचंद्र पांडुरंग थे, ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इसी को टैकल करने के लिए कौन सा लाया गया? इसी को टैकल करने के लिए क्या लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। ये कब से शुरू की जाती है? 1858 में कलकत्ता में ये शुरू की गई थी, ठीक है। बंगाली में आती थी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना देकर निम्नलिखित में से किसका एक संगीत कहाँ पे बज रहा है? अवध को। अवध में राम आए हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना देकर निम्नलिखित में से किस एक का शासक हटा दिया अवध में, ठीक है। तो ध्यान में, कब हटा था अवध का शासक? कब? 1853। 1902 में। 1856। सॉरी 56। ठीक है। 53 में किसका? झांसी। झांसी। सतारा कब? सतारा 1848। 1848। सबसे पहला यही था। नागपुर कब? नागपुर 1854। ठीक है, ध्यान रखें, 1854 में, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सबको याद रखिए। तो अवध को कुशासन का आरोप लगा कर इस कुशासन का रिपोर्ट किसने तैयार किया था? कौन? वही डलहौजी तैयार किया। इसे बोले जो पड़ोसी है वही, ठीक है। आउटरम ने तैयार किया था। आउटरम ने तैयार किया था, ठीक है। आउटरम कौन था वहां पे? रेजिडेंट था। क्या था वो? ब्रिटिश जिसके साथ सहायक संधि होती थी, वहां पे एक रेजिडेंट रखने का जरूरत होता था, ठीक है। रेजिडेंट था, ये ब्रिटिश रेजिडेंट था, ठीक है। बाद में वहां का रेजिडेंट बनाया गया था कैंपबेल। कैंपबेल जब रेजिडेंट बना तो इसके समय मिला लिया गया, ठीक है। कैंपबेल फिर पहले आउटरम था, फिर कैंपबेल बना था रेजिडेंट, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना।
चलिए बाकी देखते हैं आगे। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिला और बच्चों के कामों के घंटों को सीमित करता था और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता था, किसके समय अपनाया गया? रिपन के रिपन समय। के समय में। ठीक है, कब आया था? 1881 में। रविवार की छुट्टी दी थी। ठीक है, मतलब सप्ताह में कितने छुट्टी थे? सप्ताह में एक ही थे, महीने में 4 थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें 7 घंटा से ज्यादा, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करवाया जा सकता था। ठीक है, ध्यान में 7 से 9 रखना है। वर्ष। ठीक है, तो ये रिपन के समय में आया था। दूसरा वाला कब आएगा? 1891 में आएगा। ठीक है, पहला 81 में, दूसरा कब आएगा? 91 में आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मतलब काम करवाने के लिए बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थे। निम्नलिखित अभी कितना है? अभी सरकार ने सीधे उसका दोगुना कर दिया। उसमें भी कंडीशन है, खतरे वाले काम में नहीं लगा सकते आप। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आते हैं? तो बेचारे कौन आया सबसे अंत में? बिल्कुल ठीक है, कौन आया था? फ्रांसीसी सबसे बाद में है। ठीक है, डच की बात करेंगे, डच कब आता है? 1602 में आता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश कब आएंगे? इंग्लिश 1600 ईस्वी में आ जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली कब आएंगे? पुर्तगाली 1498 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 1498 में आएंगे। ठीक है, फ्रांसीसी कब आएंगे? फ्रांसीसी 1764। 1667 में आएंगे बिहार में, भारत में। ठीक है, 1667 में आएंगे। 1664 में कंपनी बनता है, 67 में आते, 68 में पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक है, डच ने अपना कंपनी पे बैठा देते हैं। नहीं 67 में आते हैं, 68 में फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, 64 में आके 67 में फैक्ट्री बनेगी। अरे 64 में तो बनी थी कंपनी, 64 में तो कंपनी बनी थी, कोलबर्ट ने बनाया था कंपनी को। 16 से 64 में तो कंपनी बनी ही थी। अच्छा, वहां बनी थी फ्रांस में ही। फ्रांस में कंपनी बनी थी। ठीक है, पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए 67 में आई थी। निम्नलिखित कथन पे फिर से आपको विचार करना है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर सीधे होगा, जर्नल नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा। जर्नल अगर लगेगा तो कौन होगा? ठीक है, नहीं नहीं, बेंटिंग तो को उसी बेंटिंग को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, तब बेंटिंग। यहाँ पे हेस्टिंग्स होगा। क्या होगा? क्या होगा? हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा था। और 1833 वाला जो एक्ट था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाना लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। कितना बार पढ़ा है, आप लोग भूल कैसे जाते हैं? अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो बेंटिक सही है। ठीक है, स्टेटमेंट केवल 2 सही, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीधे बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया था? कैम्पबेल को। कैंपबेल को, वाह क्या बात है। रॉबर्ट क्लाइव को ही कहते हैं स्वर्ग से उत्पन्न। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं क्लाइव को। ठीक है, निम्नलिखित किलों में से किसने ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया? तो फोर्ट विलियम का निर्माण कब होता है, बता सकते हैं? फोर्ट विलियम 1896 के टाइम पे। 1781 में होता है, कलकत्ता में होता है। ठीक है, सेंट फोर्ट जेम्स का निर्माण कब होता है? 1664 में होता है। ठीक है, 1664 में मद्रास में होता है। फोर्ट सेंट एंजलो का निर्माण कहाँ पे होता है? एंजलो, ये 1505 में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 1505 में कौन इसका निर्माण करवा सकता है? कौन सी औपनिवेशिक कंपनी करवा सकती है इसके निर्माण? पुर्तगाल या केरल में था ये। ठीक है, कहाँ पे था? केरल में था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आप फोर्ट सेंट डेविड का निर्माण की बात करेंगे तो मद्रास में होता है, 1670 में होता है। कब होता है? 1670 में। तो फोर्ट सेंट डेविड की बात करेंगे 1670 में मद्रास में। फोर्ट विलियम की बात करेंगे, ठीक है, फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम कॉलेज और किला में अंतर है, समझ रहे हैं ना? हाँ, कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज अलग होगा, फोर्ट विलियम किला अलग होगा। डोंट बी कंफ्यूज। देख लीजिए, किला पूछ रहा है कि कॉलेज पूछ रहा है। कॉलेज का निर्माण क्यों किया गया था? जो ब्रिटिश जो आते थे भारत में, उनको शिक्षा देने के लिए कॉलेज का निर्माण किया गया था, समझ रहे हैं ना? लेकिन बाद में नहीं हुआ। बाद में हेलीबेट को, बाद में एक दूसरे जगह पे ब्रिटेन में ही जाके शिक्षा देने लगा, क्योंकि वहाँ के अधिकारी लोग इसके सहमत नहीं थे। नाम भूल रहा हूँ कि जगह हैली नाम का कोई जगह था, वहां पे जाके शिक्षा दी जाती थी भारतीय भाषाओं का। तो फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में बना था।
ये किला है जो कि 1781 में बन गई थी, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1664 में। निम्नलिखित में सबसे पहले कौन निर्माण हुआ था? सबसे पहले एंजेलो का निर्माण हुआ था, और कब हुआ था? 1500। 5 में। हाँ, लेकिन 1505 में यहाँ पे ये और भी इसमें पूछा है, इसमें बोला ब्रिटिश के द्वारा किसका किया गया था, तो 1505 में ब्रिटिश के द्वारा तो नहीं करवाया गया था। आप क्या आंसर होगा? ये तो पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था। फोर्ट विलियम मुझे। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तब आंसर इसका हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1644 में इसका निर्माण करवाया गया था। डेविड का निर्माण 70 में हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण की बात करेंगे, ठीक है। मतलब 1600 क्या बोलते हैं, 1670 में। इसका निर्माण की बात करें कब हुआ था? तो 1781 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले हुआ था ब्रिटिश के द्वारा 1644 में। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुविवाह को डेपोलो गैमी। किसने लिखा बहुविवाह नामक पुस्तक? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा, बिल्कुल। यह पुस्तक बहुविवाह कुप्रथा का विरोध में लिखी गई। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके अतिरिक्त बाल्य विवाह दोष नामक पुस्तक भी लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं के सहयोग से मतलब विधवा पुनः विवाह को मतलब फिर से मतलब चालू किया गया। विधवा पुनः विवाह करना इलीगल नहीं। कब लागू हुआ था? 1800 डेट नहीं है। 57 सब आप लोग भूल कैसे जाते हैं? 57 में। 57 में नहीं, 56 में। 1856। 57 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। 57 में विद्रोह होगा, सर ये फोर्ट ठीक है। विलियम 1781 कंफर्म है सर? देखो, फोर्ट विलियम 1800 होगा, ठीक है, वो कॉलेज था फोर्ट विलियम। चेक कर वो तो लीजिए, किला तो कॉलेज था सर, 1700। 1696 सर दे रहा है फोर्ट विलियम। हम्म। 1600 देखिए, एक दे फोर्ट रहा विलियम है। मद्रास में भी था, एक फोर्ट विलियम जो था, ठीक है, एक यहाँ पे भी था, ठीक कलकत्ता है। वाला सर, फोर्ट विलियम कलकत्ता वाला 1696। ठीक है, हम देख लेंगे इसको, ठीक है, हो सकता है 1696। कलकत्ता का स्थापना कब हुआ था मैडम? सो पहले बताइए तो। कलकत्ता तो 1698 के आसपास में हुआ था ना सर। तो किला कैसे बना दीजिएगा 1696 में? कलकत्ता उसमें था नहीं, किला तो ये लोग पहले बनाया, कलकत्ता बाद में ये लोग बनाया है। नहीं, क्योंकि कलकत्ता यहाँ के रहने बाद आया वहाँ था पे तो ये बना लोग फोर्ट विलियम। अपना जो है फैक्ट्रीज जो थी उसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले लोग फैक्ट्री वहाँ बनाया था, उसके लिए हाँ, तो किला बंदी सूतानाटी किया था। कालीकट, ठीक है, सूतानाटी कालीकट है, कौन सा होता है? वो सबको मिला के कलकत्ता बनाता है। गोविंदपुर, तो वो गोविंदपुर बाद सर। में बना है हाँ, शहर। इससे बट पहले वो गांव था, फोर्ट ठीक है, देख विलियम। लेंगे हम। उसे हम देख लेंगे फोर्ट विलियम 1781 है कि नहीं, कभी चेक करूं। सत्रह सौ इक्यासी में बहुत प्रमुख युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? एंग्लो मैसूर वॉर, देखिए, सेकंड फोर्ट शिप। विलियम की बात है, कोलकाता में बना एक किला है, इसका निर्माण 1881 में रॉबर्ट क्लाइव ने कराया था। यह किला 70.9 हेक्टेयर में बना, इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। इसे बनाने में कम से कम 2 मिलियन पाउंड का खर्च भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दे तो रहा है। अगर बात करेंगे 1696 में अगर बनाएंगे इसको, ठीक है, तो 1696 में अगर फोर्ट विलियम को अगर बनाएंगे। सर उसका मूल संरचना जो स्टार्टिंग फेज था वो था 1696। हो सकता है, ठीक है, किला बन के बाद में तैयार हो, ठीक। वो उसको हम्म। किला का रूप मतलब एक विस्तृत रूप जो है ना, उसको बाद में तो दिया बाद में गया दिया होगा। था। जी। चलिए ठीक है, बात है 69 का आता है, ठीक है, मिला इससे ये। चटर्जी साहब का कौन सा पुस्तक होगा? विक्रम देवी चंद्र चौधराइन। हाँ। दीन बंधु मित्तर का बताने की जरूरत नहीं है, मूल दर्पण। जी। इनका बताने की जरूरत है क्या? नहीं अगर सर। चंद्रकांता का दे देगा तो क्या होगा? नहीं, खत्री। कौन खत्री थे? देवनंदन खत्री, देवनंदन क्या हो खत्री। जाएंगे? देवनंदन खत्री, ठीक है। चलिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? एक तो राजा राम डेविड मोहन हेयर राय था, सर। अलेक्जेंडर डफ था, ये कौन था एक? राजा राम मोहन राय थे ना, हिंदू कॉलेज। बिल्कुल ठीक है, राजा राम मोहन राय से, ठीक है। कब रखा गया था नींव? 1817 में। कब रखा गया? 1817 में। डेविड हेयर, ये डेविड हेयर पेशा से क्या था? प्रश्न पूछा हुआ है, हम बताए भी हुए हैं, सोल्यूशन चिकित्सक भी था करवाए सर, हैं। डेंटिस्ट था। ये घड़ी सास था, घड़ी पता नहीं, सास था, कंफ्यूज। घड़ी सास था सर। घड़ी सास था ये, ठीक है। कहाँ का था ये? कहाँ का था?
स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था ये? स्कॉटलैंड का था। दोनों ठीक है। बताइए जी। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करें। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई गई। ठीक ही है। भारत में प्रथम निर्यातक संवर्धक क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया। बताइए। मंडला भारत गुजरात। में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया। बहुत है स्टेटमेंट आर टू, कोई भी एसीजी दिक्कत नहीं है। ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है। भारत में बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो बात करेंगे, ध्यान में रखना, भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में कब बिछाई गई? 1850 में। 1850 में। ठीक है। भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक केंद्र कंडाला में स्थापित किया गया। बिल्कुल। कंडाला पर ज्वारीय बंदरगाह का एग्जाम्पल 1965 में हुआ था। ठीक है। 1965 सोल्यूशन 1965 डेरा डाउट लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों निर्यात स्टेटमेंट सही है। संवर्धक क्षेत्र। निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ? ये एसीजेड ना, स्पेशल इकोनॉमिक एसी जोन। जेड तो नहीं, एसी जेड वो क्षेत्र होता है। ठीक है। तो 2000 वाजपेयी जी के ये तो शासनकाल में बहुत बाद में 2002-4 के मध्य आया था ये। ठीक है। जी सर, कंडाला वाजपेयी के जो होता है ना, समय। मतलब एक ऐसा बंदरगाह डेवलप करते हैं जो कि मुख्यतः निर्यात को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन में 1965 दे रहा है, एक बार देख लीजिएगा, सही लग रहा है। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल भारत में, ठीक है, क्या लिखा, प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, का सृजन किया। कौन कालांतर सा में भारतीय गवर्नर? सिविल सेवा बन गया। तो बना ही देंगे, क्या हो गया, कांडवाली साहब। ठीक है। सिविल सेवा के कांडवाली कांडवाली जनक से कहते हैं। कब से जी सर। गवर्नर कब से कब तक रहेगा? तो 1786 से लेकर 93 तक। 93 तक रहेंगे। ये किसके बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं ये? ये आएंगे आपको इसके बाद, हेस्टिंग्स के नेस्टिंग बाद के आएंगे। बाद। ठीक है। क्योंकि हेस्टिंग्स के बाद। 1785 तक हेस्टिंग्स आपको दिखेगा। ठीक है। हम्म, देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन आया। वाह क्या बात है। स्किप कर दीजिए। क्यों स्किप नहीं कर दें? पढ़ने में फायदा। नहीं, मैडम को पढ़ना है इसीलिए। पढ़िए मैडम, पढ़िए। आप पढ़ो। क्या नाम है? मिस रूबी, ठीक पढ़िए है इसको, मैम। क्या लिखा हुआ है। पढ़िए जल्दी। अरे यही पढ़ेगी, सो रही है ये। हम्म, भाग गई क्या? नहीं नहीं, नीचे में है। पढ़िए। पढ़ने में तो एक्सपर्ट पढ़िए है क्या पीके सर? एट में। पीके में पढ़िए आप ही। अच्छा सर, पढ़ते हैं सर। पढ़िए। 1793 ईस्वी में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऑप्शन ए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न हिल रहा है सर, अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। चौथा, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रह होना चाहिए। देखिए समझ में आया कलेक्टर के ऑप्शन? संदर्भ में नेहरू जी के कहना था क्या था, हम मतलब पूरे दुनिया का तो सुधार दे, लेकिन भारत का मतलब ब्यूरोक्रेसी को नहीं सुधार पाए। जो बड़े अधिकारी जो थे उनका कहना था ब्यूरोक्रेट इसलिए होना चाहिए गांव में जाके काम करे, इसलिए ब्यूरोक्रेट जो होता था गांव में जाके काम नहीं करना चाहता था। कलेक्टर को लॉर्ड सा, एक तरह से मतलब उनको कलेक्टर को क्या कहा जाता था उस समय, ठीक है, एक तरह से लाट साहब की तरह मतलब उनको मतलब वो ट्रीट किया जाता था। तो 1793 में देखिए कि विनियम के बाद जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्ति को, कलेक्टर के पास न्यायिक पावर भी होता है, पता है आपको? जी सर, जो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उसका न्यायिक पावर भी हाँ होता था, उसको उसे वंचित कर दिया गया। पहले कलेक्टर के पास 1793 से पहले उसके बाद न्यायिक पावर भी था और टैक्स कलेक्टर का भी पावर था। मतलब पहले तो कलेक्टर का पद क्यों बनाया गया, राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में उसको मतलब न्यायिक पावर भी दिया गया। लेकिन 1793 में, ठीक है, एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रहकर्ता बना दिया, केवल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करो। ऐसे विनियम का कारण की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दस्ता अन्य कार्यों का बोझ न से बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये गलत है। ऐसा कोई रीजन नहीं था, ऐसा मतलब अन्य कार्य देंगे तो राजस्व को कलेक्ट करने की दक्षता जो है वो दब जाएगी, ठीक है, ये गलत है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपीय के हाथों में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जाना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। कलेक्टर जैसा प्रमुख पद को कभी भी भारतीयों को दिया नहीं जाता। भारतीय जो आईसीएस निकालते हैं उनको क्या बना दिया जाता था, जज वगैरह बना दिया जाता था। वही जज क्या कर भारतीयों को ही मुकदमा सुनाते थे, क्योंकि ब्रिटिश जज तो भारतीय को मुकदमा सुनाए थे, भारतीय जज तो मतलब ब्रिटिश को सुना नहीं सकते थे। इसके ऑलरेडी रिपन के समय में एक मतलब विवाद भी हुआ, तो कौन सा विवाद था, जी सर, इल्बर्ट विल विवाद। एल्बर्ट विवाद। तो भारतीयों को जज बनाते थे और भारतीय जो था भारतीय की सजा सुनाता था। तो महत्वपूर्ण पद जो था कलेक्टर वगैरह वो मतलब देते ही नहीं थे, ठीक है। ये भी कहा गया था एक से महत्वपूर्ण पद जो था हमेशा मतलब ब्रिटिश के पास रहना चाहिए। तीसरा कारण समझे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर से संकेतित इतनी विस्तृत शक्तियां के सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति को इतनी परम शक्ति का होना वांछनीय है। कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर उस समय हो गया था। पावर का मतलब क्या, सेंट्रलाइज हो गया था कलेक्टर। तो ये चीज को मतलब भाव क्या था, कॉर्नवालिस से बोला था एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा मतलब पावर नहीं होना चाहिए। अभी भी देखिए कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, ब्यूरोक्रेट में सबसे ज्यादा पावरफुल कलेक्टर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है। और उसके पास मतलब दोनों के प्रशासनिक पावर से लेकर न्यायिक पावर भी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले सबसे पहले इसको ठीक किया था। न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान, ये गलत ही है, केवल यही आपको सही है, ठीक है। मतलब उसको लग गया था मतलब पावर का संकेंद्रण हो रहा है कलेक्टर के पास, इसीलिए मतलब उसने क्या किया था, इसके न्यायिक पावर को छीन लिया था और उसके पास कौन सा पावर रहने दिया था, तो केवल उसको संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था, अपना टैक्स को कलेक्ट करो, क्योंकि कलेक्टर का ही था मतलब उसका पद को ही बनाया गया था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, नहीं देखा मैंने सर। स्माइल काउंट की थी ना कल, कितना क्वेश्चन है इसमें, लोग भाग गए लगता है, सबको नींद आ गया, ठीक है। चलिए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। जी सर, पढ़ू क्या सर? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। तो अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रे दुरानी के नाम से जानते थे, पानीपत का तीसरा लड़ाई होता कब होता, 1761 में होता। मराठों और लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता। 10 सिंपल यही रीजन। मराठों और लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यही एक रीजन था और कोई भी रीजन नहीं था, ठीक है। मराठों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए पानीपत का, यह अहमद शाह अब्दाली का भारत विजय करने का कोई भी उपलक्ष्य नहीं था। यहाँ तक कि भारत में जितना दिन भी रहा ना, इसके हमेशा इसके दिल पे ये डर लगा रहा कि भारत की सत्ता को, इनको मराठों का हराने की वजह से कहीं अफगानिस्तान का सत्ता न खो दे। ये तो लड़ना भी नहीं चाहता था। बाद में पानीपत की लड़ाई से पहले संधि भी होना था, लेकिन वहां पे शिवाजी राव भाव, क्या नाम था उनका, भाव का नाम क्या था, जो सदाशिव राव भाव जो थे, वो मतलब अपने सही तरीके से राजनीतिक नीति का परिचय नहीं दे पाते हैं। नहीं तो युद्ध को टाला जा सकता था, पानीपत के तृतीय युद्ध को आसानी से टाला जा सकता था, होता ही नहीं। एक रीजन था, वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का मतलब बदला लेना चाहते थे, इसलिए पानीपत का तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण जो था यही था, ठीक है, जिसमें मराठों को बुरी तरीके से हार मिली। पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी भी मतलब पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, आई थिंक बात में तीसरा केवल सही पहला ही सही है, ठीक है। नहीं, पांडिचेरी पे कब्जा करने वाला पहली शक्ति की बात करें पुर्तगाली थी, ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी है, ठीक है। दूसरी यूरोपीय शक्ति कब्जा करती है पांडिचेरी पे और लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहती है, 1954 तक बनी रहती है, ठीक है, पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों के अधीन। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, गलत है, ठीक है। पांडिचेरी पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1761 में, ठीक है, 1761 में कब्जा किया था, ध्यान में रखिएगा अंग्रेजों ने 1761 में। और उसके बाद मतलब संधि होती है, उसके बाद फिर से फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया था पांडिचेरी, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट एक की बात करेंगे सही है, बाकी दूसरा गलत है। पांडिचेरी पे कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है, ठीक है। तो क्या दूसरा गलत? हाँ, ठीक है, ठीक। दूसरी शक्ति जो थी डच थी, ठीक है। कौन थी दूसरी शक्ति की बात करें, डच थी, तीसरा फ्रांसीसी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक समानता इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जा सकता था, क्या रीजन था। तो रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना,
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली की बात करेंगे तो कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से कारक के रूप में देखा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों को अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति का अत्यधिक कार्यकुशल बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, केवल बताइए। एक है। सही नहीं। इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर कौन लिया? तो इसका आंसर डी लिया है, ठीक है। अच्छा, उपयुक्त ABC ए में बी से कोई सी सही नहीं। कथन में कोई भी सही नहीं है, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन पढ़ता हूं, सुनिएगा। कॉर्नवालिस की भूमि संबंधी सुधार की कानूनी विवादों में बढ़ोतरी की, जिनका मुख्य कारण न्यायालय के शुल्क का हटाया जाना था। इसीलिए कोई भी किसी भी न्यायालय में, ठीक है, घसीट लाता था। अपील के अधिकार को बढ़ना भी इसका एक कारण था। वकीलों ने अपनी फी निर्धारित कर दी। साधारण लोग सरकारी नौकरों पर मुकदमा दायर कर सकते थे। अमानवीय दंड जैसे हाथ पैर नाक और कान काटना आदि समाप्त कर दिए गए, ठीक है। इन सभी कारणों के सम्मिलित रूप से कानूनी विवादों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। दिए गए सभी विकल्प कॉर्नवालिस के सुधारों में नहीं आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस में भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को, ठीक है, संभवतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो कोई भी नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न है कि जैसे जैसे यूपीएससी का लेवल जो साल बढ़ते जाएगा ना, उसके प्रश्न का लेवल और भी अधिक कठिन होते जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भारत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के साझा कारण मुहैया कराता है? क्या बताएंगे? तो पहला, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना है, फिर जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। क्या सही लग रहा है आप लोग को? सी नंबर सर, सी लग रहा है। सी इसका नंबर। ऑप्शन डी क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, ठीक है, क्या है? डी, ठीक है। क्या था, पढ़ दे रहा हूँ। जनजातीय उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही नहीं माना जाता है। विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव देखा गया परंतु सभी क्षेत्रों पे नहीं आता। दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प भी सर सही नहीं, क्योंकि ऑप्शन समझ। सर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। एक मिनट में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। यस। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ पहला विकल्प तो गलत है, ठीक है। एक मिनट नीचे के, ये दिख रहा है सर 74 नंबर क्वेश्चन। भू अभी आया राजस्व की नई, 74। बिल्कुल, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पे कर लगाया जाना, ठीक है, इसके वजह से विरोध नहीं था। जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव, लेकिन ये सारे क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारक का आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके वजह से विद्रोह तो हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था समझते एक ही साथ सभी जगह विद्रोह के लिए, मतलब ना, क्या बोलते हैं उसको, साझा कारण मुहैया ये रीजन नहीं था। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बनना, ये भी एक रीजन था, लेकिन इस साझा कारण ये भी नहीं था। चौथा कारण को साझा कारण माना जाता है क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया जो सदियों से चला आ रहा था। इसलिए भारत में अनेक विद्रोहों का जन्म इसी के वजह से होता है। जैसे खुटकुट्टी व्यवस्था था, और भी बहुत सारा जनजातियों का व्यवस्था था, उन व्यवस्था पे रोक लगा दिया गया। जंगल से बाहर जाने की कहने का, जंगल को मतलब आरक्षित से घोषित कर दिया गया। तो इस वजह से आपका विरोध आपको देखने को मिलता है। ये रीजन जो था एक तरह का मतलब साझा कारण आपको मुहैया करवाता है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपनिवेशिक शासन के काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का प्रमुख अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, निम्नलिखित में कौन सी निधि या फिर निधि या होम चार्जेस की संगठन थी? अब होम चार्जेस क्या होता था, ठीक है, ऑप्शन सुनिए। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि की बात करेंगे। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भत्ते के हेतु पेंशन और मतलब वेतन के देने हेतु प्रयोग में लाई गई वाली निधि होती थी। भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि होती थी। क्या होती थी होम चार्जेस? पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही, जो इंडिया लंदन में जो इंडिया ऑफिस जो था ना, इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए, जिसमें मतलब सचिव वगैरह भी बैठता था, इसमें बहुत बड़ी राशि लगती थी, उसका पैसा भारत से लिया जाता था। भारत में कार्यरत जो अंग्रेज कर्मचारी का सैलरी वगैरह जो था ना, भारत के पेंशन से देने की बात की गई थी। किस एक्ट में था ये एक्ट, याद है क्या, जिस एक्ट में बात की गई थी से मतलब अंग्रेज अधिकारी जो भारत में काम करेंगे या फिर जो भी सैनिक वगैरह, उसकी सैलरी मतलब भारत के फंड से ही दिया जाएगा।
आई थिंक 1793, फिर 1813 के एक्ट में है, एक बार गूगल करके देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बात कही गई थी। ठीक है, तीसरा जो था, भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि की बात करें, वह भी मतलब भारत से ही दिया जाता था। सारे के सारे स्टेटमेंट की बातें सही है। ये इकोनॉमिक सर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बीपीएससी का क्वेश्चन में था सर। हाँ, ये ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं पूरा यूपीएससी आपको करवा देते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा तो दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ पुस्तक लिखा गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, आरसी दत्त की पुस्तक है। उसी से होम चार्जेस थ्योरी जो यहीं से पता चलता है। ठीक है, होम चार्जेस ईस्ट इंडिया स्टॉक पर लाभांश, जो घरेलू ऋण पर ब्याज है, अधिकारियों में कर्मचारियों को वेतन में पेंशन तथा ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारत से बाहर लड़े गए युद्धों के खर्च के रूप में, मतलब जो थे प्रमुख संगठन के रूप में ये था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सन 1893 में सर विलियम बेडन बटर WS कैन ने किस उद्देश्य से, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का स्थापना किया। बेडनबर्ग से कुछ याद आ रहा है क्या? बेडनबर्ग से कुछ याद आ रहा है? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर चुके थे बेडनबर्ग। ठीक है, ब्रिटिश अध्यक्ष रहे थे ये। किम कॉटन साहब थे, बेडनबर्ग थे, यूले थे। ठीक है, ये सब विदेशी अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, ब्रिटिश। सन 1893 में सर विलियम बेडनबर्ग WS कैन ने किस उद्देश्य से, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, पहला स्टेटमेंट। भारतीयों के सामाजिक कार्यपालिका में प्रवेश के हेतु, न्यायपालिका में प्रवेश के हेतु अभियान करने के लिए, फिर भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम बनाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीय के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए? एक बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधारों के हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के आंदोलन करने के लिए, इसी के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी कब बनी थी? तो 1800, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 1800, जैसे कांग्रेस की जब स्थापना होती है 85 में, तब 72 सदस्यों की उपस्थिति, बम्बई के गोकुल दास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी समय मतलब इन सारी चीजों की गई थी। ये बेडनबर्ग साहब जो थे ना, ये मतलब 1893 में, ठीक है, उदार दल के सदस्य थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के, और वहीं पे मतलब पार्लियामेंट में प्रवेश तो किया था 1893 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसी समय मतलब गठन किया गया था। उसी में हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 आप देखेंगे तो इनका भी, दादा भाई नौरोजी का भी प्रवेश होता है, जो कि 1892 से लेकर 1895 तक रहेंगे। ठीक है, अब कहाँ से चुनाव जीते थे? तो फिन्सबरी से चुनाव जीते थे। ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक कमेटी बनाया जहां पर मुख्यतः हाउस ऑफ कॉमन्स में रहते हुए, ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधार के हेतु मतलब आंदोलन करना था, तो उनको नेतृत्व जो कर रहे थे यही कर रहे थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को कल से देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी लेते हैं, बाकी क्लासेस आपकी कल से 12:30 बजे तक चलेगी। अगर समय अगर हुआ तो एग्जाम नजदीक आएगा तो 1 बजे तक भी चलेगी। ठीक है, तो इसको यहीं पे सीमित करते हैं, बाकी क्वेश्चन को कल देखेंगे, वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग इसको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे भी था छुट्टी का दिन था, तो सभी लोग एंजॉय कीजिए, कल से और अच्छे से करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को शुभ रात्रि।